सेल्फ डाउट किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल। यानी कि जो आपके ड्रीम्स हैं, जो आपके सपने हैं, वो ज़्यादा किस वजह से टूटते हैं? फेलियर की वजह से नहीं, लेकिन ज़्यादा ड्रीम्स जो हैं वो इस वजह से टूट जाते हैं या मारे जाते हैं सेल्फ डाउट की वजह से। कि आपने कोई ड्रीम देखा, ठीक है, आपने कोई ड्रीम देखा कि मुझे ये काम करना है या मैं ये चीज़ अचीव करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अब वो आपका एक ड्रीम एक तरीके से आप कह सकते हैं, लेकिन अब उसको जब आप अचीव करने जा रहे हैं तो आपके अंदर भरोसा नहीं है। आप अपने ऊपर क्या कर रहे हैं? सेल्फ डाउट कर रहे हैं। तो सेल्फ डाउट की वजह से ज़्यादा ड्रीम्स जो है वो मारे जा रहे हैं, फेलियर की वजह से नहीं। क्योंकि फेलियर तो तब होगा जब आप अपनी तरफ से प्रयास करेंगे, है ना, अपनी तरफ से पूरा का पूरा एफर्ट करेंगे, प्रयास करेंगे। उसके बाद अगर आप फेल होते हैं तब आपका एक तरीके से कह सकते हैं कि ड्रीम टूट गया, ठीक है। लेकिन आप एफर्ट्स के दौरान ही आपके मन में हमेशा जो है वो सेल्फ डाउट, खुद को लेकर संशय या खुद को लेकर शंका जो है वो बनी हुई है, तो उससे आपके ड्रीम्स जो हैं वो पूरे नहीं होंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने कल भी जो आपको बताया था ये एक तरीके से उसी का एक्सटेंशन है। कल भी मैंने आपको बताया था कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ अ सुपर पावर, और एक बार अगर आप खुद के ऊपर भरोसा करने लग जाएं तो फिर चमत्कार होंगे। तो ये वही चीज़ है, उसी को एक तरीके से, मतलब उसी बात को अलग तरीके से कहा गया है कि अगर आप सेल्फ बिलीफ नहीं रख पा रहे हैं, आप अगर सेल्फ डाउट रख रहे हैं, तो उससे आपके सपने जो हैं वो मारे जा रहे हैं। तो इसलिए कोई भी सपना देखें, अपना कोई भी टारगेट बनाएं, कभी भी अपने ऊपर सेल्फ डाउट, ठीक है, वो ना रखें, सेल्फ बिलीफ रखें और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो काम करें। तो चलिए, हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 17 अगस्त 2024 सैटरडे यानी शनिवार का दिन, और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये आज का न्यूज़पेपर है, और आज के न्यूज़पेपर में हमें 2-3 आर्टिकल डिस्कस करने हैं। लेकिन सबसे पहले अगर हम लोग फ्रंट पेज की बात करें तो यहाँ पर बहुत समय से जिस चीज़ का इंतज़ार था, यानी कि जम्मू कश्मीर के चुनाव का, जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव का, उसको लेकर यहाँ पर घोषणा कर दी गई है, अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि सितंबर के महीने में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर के दिन जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। और इसके साथ साथ एक और राज्य है जहाँ पर चुनाव होने हैं विधानसभा के, दैट इज़ हरियाणा। हरियाणा में भी 1 अक्टूबर को चुनाव होने हैं, और दोनों के नतीजे जो हैं फिर वो साथ में 4 अक्टूबर के दिन आएंगे। और 10 साल के बाद ऐसा हो रहा है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि इससे पहले 2014 में हुए थे। उसके बाद 2019 के बाद से जब ये धारा 370 वगैरह हटी थी, तो उसके बाद से तो वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रपति शासन ही लगा हुआ है। तो अब 10 साल के बाद वहाँ पर चुनाव होने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आई होप, मतलब इससे उम्मीद करते हैं कि कुछ बेहतरी वहाँ पर होगी, ठीक है। चलिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी तो दैट इज़ ऑलवेज बेटर, ठीक है। इन अ डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र में एक चुनी हुई सरकार अगर है तो वो हमेशा ही एक बेहतर विकल्प है ना। अच्छा, यहाँ पर ये इसरो ने अपना एक SSLV जो है वो लॉन्च किया है, दैट इज़ SSLV D3। और इसी के साथ इसरो का ये कहना है कि SSLV का जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसको लेकर एक्सप्लेन पेज पर आर्टिकल है, वहाँ पर हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। बीच के पेजेस में यहाँ पर कोई खास आर्टिकल नहीं है। एक वर्ल्ड पेज पर एक छोटी सी न्यूज़ है, पर्सन इन न्यूज़ के रूप में आप उसको ले सकते हैं, दैट इज़, मैं बता रहा हूँ, ये है पेज नंबर 9 पे। और वो न्यूज़ क्या है? शिनावात्रा सायन, दैट इज़, जिनका नाम है पेटोंगटान शिनावात्रा, शी हैज़ बीन इलेक्टेड एज द यंगेस्ट थाई PM। थाईलैंड की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री ये चुनी गई हैं। इनका नाम है शिनावात्रा पेटोंगटान, ठीक है। सायन का मतलब होता है किसी रेप्यूटेड फैमिली के अगर आप डिसेंडेंट हैं, मतलब किसी रेप्यूटेड फैमिली से अगर आप बिलोंग करते हैं। ये जो शिनावात्रा परिवार है थाईलैंड का, ये बहुत ही
रेप्यूटेड परिवार है और इनके परिवार से 2 लोग पहले भी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। एक तो इन्हीं के फादर हैं, शिनावात्रा पेटोंगटान के फादर हैं, जिनका पेटोंगटान शिनावात्रा के फादर हैं, जिनका नाम हुआ करता था थक्सिन शिनावात्रा। ठीक है, एक ये, और एक इनकी आंट रह चुकी हैं जिनका नाम है यिंगलुक शिनावात्रा। ठीक है, वो भी जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। और यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि ये थाईलैंड की सेकंड फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनने जा रही हैं, क्योंकि पहली तो इनकी वही आंट थी और दूसरी ये है, और यंगेस्ट पीएम है ये थाईलैंड की। ठीक है, तो थोड़ा सा पर्सन इन न्यूज़ के रूप में कभी कभार, हालांकि सिविल सर्विसेज में तो नहीं, बट किसी और एग्ज़ाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखें। इसके बाद हम लोग एक्सप्लेन पेज पर आएंगे। यहाँ पर बीच में और कुछ खास है नहीं। एक्सप्लेन पेज पर अगर बात करें तो 2-3 आर्टिकल्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। ठीक है, ये 2-3 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला तो ये जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या SSLV वाला आर्टिकल है, इसी की बात कर लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। देखिए, तो इतने में आई होप आपको ये दिख रहा है क्लियर, या थोड़ा सा मैं इतने में, आई थिंक इतना तो क्लियर है। ठीक है, चलो। तो देखो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है 3rd डेवलपमेंटल फ्लाइट ऑफ SSLV, तीसरी फ्लाइट। ठीक है, SSLV की तीसरी फ्लाइट जो है वो यहाँ पर लॉन्च की गई है। और लॉन्च कहाँ से किए जाते हैं वो आपको पता ही है, सतीश धवन स्पेस सेंटर जो श्रीहरिकोटा में है वहाँ से। SSLV D3 ने एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट दैट इज़ EOS 08 को अपने ऑर्बिट में, अपनी कक्षा में प्रिसाइसली या एक्यूरेटली आप कह सकते हैं कि प्लेस कर दिया है। एंड दिस मार्क्स द कंप्लीशन ऑफ इसरो एंड द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस SSLV डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो इसके साथ ही इसरो का और जो अंतरिक्ष विभाग है यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, उसका जो SSLV डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो इसके साथ पूरा हो गया। अब जो इसरो का कॉमर्शियल आर्म है दैट इज़ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL, और इंडिया के जो प्राइवेट स्पेस इंडस्ट्री हैं वो अब SSLVs बना सकते हैं कॉमर्शियल मिशंस के लिए। ठीक है, क्योंकि इनका जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है वो पूरा हो गया। अब इसके बाद जो बाकी प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ हैं वो, और साथ ही साथ इसरो की जो कॉमर्शियल आर्म है दैट इज़ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, वो अब SSLVs कॉमर्शियल मिशंस के लिए बना सकते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल ये है कि SSLV होता क्या है। वैसे तो खैर पहले भी बहुत बार हम लोगों ने डिस्कस किया है, बट फिर से यहाँ पर देखें तो इसरो का जो SSLV है दैट इज़ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये एक 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल होता है। ठीक है, यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए हैं थोड़ा सा इनको ध्यान दें। ये 3 स्टेज का लॉन्च व्हीकल होता है, 3 स्टेज। ठीक है, और कन्फिगर्ड विथ 3 सॉलिड प्रोपल्शन स्टेजेस, और इसकी जो स्टेजेस हैं वो सॉलिड प्रोपल्शन वाली होती है। ठीक, इसमें एक लिक्विड प्रोपल्शन बेस्ड वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल भी होता है एज अ टर्मिनल स्टेज, और इसका काम ये होता है कि दैट कैन हेल्प एडजस्ट द वेलोसिटी एज इट प्रिपेयर्स टू प्लेस द सैटेलाइट इन द ऑर्बिट। कि एक तो मतलब जो लॉन्च व्हीकल है उसका काम क्या है, एक तो वो पेलोड को अपने जिस भी ऑर्बिट तक ले जाना है वहाँ तक ले जाएगा, है ना, उसके नज़दीक ले जाएगा। उसके बाद फिर क्या है कि वहाँ पर जो एग्जैक्टली जो ऑर्बिट है, ठीक है, उस ऑर्बिट में अगर आपको अपना सैटेलाइट या पेलोड प्लेस करना है तो वहाँ पर प्रिसीशन बहुत ज़्यादा चाहिए, वहाँ पर एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो इसलिए पहले बेसिकली इसमें क्या है कि 3 सॉलिड प्रोपल्शन स्टेजेस हैं जिसके थ्रू ये लॉन्च व्हीकल को लॉन्च व्हीकल को अलॉन्ग विद द पेलोड या सैटेलाइट जो है वो इंटेंडेड ऑर्बिट के नज़दीक लेके जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक जो ये VTM है दैट इज़ वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल, ये बेसिकली क्या काम करेगा कि जो वेलोसिटी है उसको एडजस्ट करेगा, क्योंकि अगर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी लॉन्च व्हीकल की अलॉन्ग विद द पेलोड जो उसमें लगा हुआ है, मतलब जिसको लॉन्च व्हीकल कैरी कर रहा है, अगर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी तो फिर जो इंटेंडेड ऑर्बिट है यानी कि जिस पर्टिकुलर ऑर्बिट में उस पेलोड को या सैटेलाइट को प्लेस करना है वो मिस हो सकता है। ठीक है ना, वो ऑर्बिट मिस हो सकता है। तो इसलिए वहाँ पर वेलोसिटी का एडजस्टमेंट ज़रूरी है ताकि वो जो ऑर्बिट है वो मिस ना हो और सैटेलाइट को उस ऑर्बिट पर प्रॉपरली प्लेस किया जा सके। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर जो ये VTM यानी कि वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल है इसका इस्तेमाल किया जाता है। वैसे अदरवाइज़ ये 3 स्टेज का लॉन्च व्हीकल है और इसमें
तीनों ही मैंने आपको बताया कि सॉलिड प्रोपल्शन स्टेजेस हैं, ध्यान रखिएगा, लिक्विड प्रोपल्शन स्टेजेस में नहीं है। लेकिन ये जो VTM है ये लिक्विड प्रोपल्शन है, ठीक है, लेकिन ये कोई पूरी की पूरी स्टेज नहीं है, ये एक सिर्फ मॉड्यूल है जो वेलोसिटी के एडजस्ट करने के लिए काम में आता है। अब इसके बाद आगे क्या लिखा है देखिए कि एसेंशियली क्या हो रहा है ये, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। इसके बाद ये लिखा है कि जो एम है SSLVs के पीछे, SSLVs को डेवलप करने के पीछे जो एम है, ठीक है, वो ये है कि लो कॉस्ट लॉन्च व्हीकल्स बनाने हैं जिनका टर्न अराउंड टाइम कम हो और जिनमें जो इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट है वो भी मिनिमम हो, है ना। SSLV एक इस तरीके का लॉन्च सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है 500 किलोग्राम तक के, और मल्टीपल सैटेलाइट्स को एकोमोडेट कर सकता है। अब जब SSLVs नहीं हुआ करते थे तो उससे पहले क्या होता था कि जो छोटे पेलोड्स हैं, मतलब जैसे 500 किलोग्राम तक का अगर कोई पेलोड या सैटेलाइट है तो वो छोटा ही माना जाएगा, तो स्मॉलर पेलोड्स को जो है वो स्पेस में भेजा जाता था यूजिंग अदर लॉन्च व्हीकल्स कैरिंग मल्टीपल बिगर सैटेलाइट्स। कि मतलब ऐसे जो लॉन्च व्हीकल्स हैं जो बड़े, ठीक है, और हैवियर सैटेलाइट्स को कैरी करते थे, उनके साथ ही इस तरीके के छोटे पेलोड्स को स्पेस में भेजा जाता था पहले से, जब SSLVs नहीं हुआ करते थे तब। और स्मॉलर पेलोड्स वर डिपेंडेंट अपॉन द लॉन्च शेड्यूल ऑफ दो सैटेलाइट्स। तो अब क्या है कि जैसे मान लो कोई स्मॉलर पेलोड है ना, किसी प्राइवेट इंडस्ट्री ने बनाया या किसी यूनिवर्सिटी ने बनाया कोई सैटेलाइट या कोई इस तरीके का पेलोड वगैरह जिसको लॉन्च करना चाहते हैं, लेकिन अब वो बहुत छोटा है। अब उसके लिए PSLV या GSLV को अकेले तो भेजा नहीं जाएगा क्योंकि उसमें तो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है ना। तो इसलिए वो क्या करेंगे कि उसको, ठीक है, पेलोड बन गया, सैटेलाइट बन गया, तो उसको अभी लॉन्च नहीं किया जाएगा, उसको अभी होल्ड पर रखा जाएगा। वो लॉन्च कब होगा, जब बाकी सैटेलाइट्स, जो कोई बड़ा सैटेलाइट होगा जिसको PSLV या GSLV से लॉन्च करना है, तो उसके थ्रू, उसके साथ में उसको लॉन्च किया जाएगा। तो इसलिए ये छोटा सैटेलाइट जो बन के तैयार हो गया है, इसको बहुत लंबे समय तक लॉन्च होने के लिए वेट करना पड़ेगा। ये मैं आपको तब की स्थिति बता रहा हूँ जब SSLVs डेवलप नहीं हुए थे, ठीक है। या आप यहाँ से ये समझ पाएंगे कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ SSLVs, कि SSLVs की ज़रूरत क्या है, ठीक है। कि अगर SSLVs नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में जो छोटे पेलोड्स हैं उनको लॉन्च होने के लिए वेट करना पड़ता था कि जब बड़े वाले सैटेलाइट्स लॉन्च होंगे किसी बड़े लॉन्च व्हीकल में, तो उसके साथ ही ये भी जाएंगे, ठीक है, समझ गए बात। अब विद द एंट्री ऑफ मोर एंड मोर बिजनेसेस, गवर्नमेंट एजेंसीज, universities and laboratories in the business of launching satellites in recent years, the constraint of such piggyback rides have started to hurt the development of the space sector. अब क्योंकि आज के समय में ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस, गवर्नमेंट कंपनीज, यूनिवर्सिटीज़, है ना, और लेबोरेटरीज़ वगैरह जो हैं, लैब्स वगैरह, वो इस बिज़नेस में आ गए हैं, सैटेलाइट लॉन्च करने के बिज़नेस में। मतलब प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ एक तरीके से आप कह सकते हैं, साथ ही साथ अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट एजेंसीज़। अब ये जो कंस्ट्रेंट या ये जो रेस्ट्रिक्शन था पिगीबैक राइड्स का, पिगीबैक राइड्स का मतलब होता है कि किसी और की पीठ पे सवार होके जाना, ठीक है, टू राइड ऑन समवन एल्स बैक, किसी और की पीठ के ऊपर सवार होना। अब वही मैंने आपको बताया कि जब SSLVs नहीं हुआ करते थे तो उससे पहले क्या होता था कि जो स्मॉलर पेलोड है या स्मॉलर सैटेलाइट है उसको वेट करना पड़ेगा बड़े सैटेलाइट के लॉन्च होने के लिए, है ना। जब बड़ा सैटेलाइट लॉन्च होगा तो उसके साथ वो जाएंगे, तो मतलब एक तरीके से वही हो गया कि वो उसकी पीठ पर सवार होकर जा रहे हैं। तो इसलिए ये जो इशू था, ये जो कंस्ट्रेंट था पिगीबैक राइड्स का,
इसकी वजह से इस स्पेस सेक्टर के डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा था। ठीक। एंड दीज ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब ये जो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं, these organizations usually need to launch smaller payloads aligning with the capabilities of SSLVs। ठीक है, तो ये सेटल, वही मैं कह रहा हूँ कि ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये कोई ऐसे बहुत बड़े लॉन्च पेलोड्स तो बना नहीं रहे। ठीक है, ये छोटे छोटे पेलोड्स ही बनाते हैं, तो वो SSLV से ही लॉन्च किए जा सकते हैं बड़े आसानी से। अब यहाँ पर SSLVs को लेकर इसरो के जो पूर्व चेयरमैन थे, दैट इज़ के सिवान, इन्होंने 2019 की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि SSLV जो है वो स्मॉलेस्ट व्हीकल है जिसका वज़न लगभग 110 टन के आसपास है। इसको इंटीग्रेट करने में या इसको पूरा मतलब बनाने में 72 घंटे के आसपास का समय लगता है। अनलाइक दी 70 डेज टेकन नाउ फॉर अ लॉन्च व्हीकल, अगर किसी बड़े लॉन्च व्हीकल को असेंबल करना है तो उसमें लगभग 70 दिन लगते हैं। SSLVs में सिर्फ 72 आवर्स लगते हैं। ठीक है, सिर्फ 6 लोग जो हैं इस काम को कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ 60 पीपल। कि बड़े लॉन्च व्हीकल को असेंबल करने के लिए कम से कम 60 लोग चाहिए, SSLVs को असेंबल करने के लिए सिर्फ 6 लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर इन्होंने बताया। एंड द एंटायर जॉब विल बी डन इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, कि पूरा का पूरा काम जो है वो बहुत कम समय में किया जा सकता है। और जो कॉस्ट होगी लॉन्च की वो भी लगभग 30 करोड़ के आसपास की होगी। एंड इट विल बी एन ऑन डिमांड व्हीकल, तो ये ऑन डिमांड व्हीकल जो है वो रहेगा। तो इसके बारे में ये बेसिकली जो के सिवान थे, फॉर्मर इसरो चेयरमैन, उन्होंने ये बात कही थी। अब इसरो के अगर हम बाकी अदर जो मेजर रॉकेट्स हैं उनकी बात करें तो इसरो पहले क्या करता था, अर्लियर लॉन्च्ड जो पेलोड्स हैं वो PSLV और GSLV के थ्रू लॉन्च करता था, मतलब अभी भी करता है। PSLV बेसिकली क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, और GSLV क्या है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। PSLV जो है वो थर्ड जनरेशन के इंडियन सैटेलाइट हैं, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स हैं जिनको पहली बार इस्तेमाल किया गया 1994 में। इससे पहले जो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन वाज यूज्ड टू बी SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके बाद सेकंड जनरेशन जो हुआ करती थी दैट वाज ASLV। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन वाज SLV दैट इज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सेकंड जनरेशन हुआ करती थी ASLV दैट इज ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके बाद तीसरी जनरेशन यही है दैट इज़ PSLV। इसका इस्तेमाल 1994 में पहली बार किया गया और अभी तक 50 से ज़्यादा मोर देन 50 सक्सेसफुल PSLV लॉन्चेस जो हैं वो हो चुके हैं। और इसको PSLV को ही इसरो का द वर्क हॉर्स भी कहा जाता है। द वर्क हॉर्स ऑफ इसरो किसको कहा जाता है, PSLV को। ठीक है, क्योंकि इसने कई सारे कंसिस्टेंटली लगातार जो है वो कई सारे सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट्स में, यानी कि जिसमें जो हाइट है वो 2000 किलोमीटर से कम की होती है, इसको बहुत ज़्यादा सक्सेस रेट के साथ यहाँ पर प्लेस किया है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, वर्क हॉर्स ऑफ इसरो। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्टेटमेंट के फॉर्म में कहीं पर आ सकता है कि वर्क हॉर्स ऑफ इसरो किसको कहा जाता है, दैट इज़ PSLV को। ठीक है, और PSLV एक्सेल जैसे यहाँ पर इन्होंने बताया है तो ये लगभग 1860 किलोग्राम का पेलोड जो है वो कैरी करता है। वहीं अगर इसके हम दूसरी तरफ बात करें, PSLV तो हो गया, वहीं अगर दूसरी बात करें तो GSLV दैट इज़ जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट्स आपके होते हैं, वहाँ पर ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का काम आता है। ठीक है, और क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है वो यूजुअली जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट जो है, यानी कि अर्थ के ऊपर एक पर्टिकुलर हाइट पर ले जाकर उसको प्लेस कर दिया जाता है सो दैट कि वो अर्थ के साथ साथ जियो स्टेशनरी, वर्ड से ही पता लग रहा है कि वो अर्थ के रिस्पेक्ट में, यानी कि जियो के रिस्पेक्ट में क्या है, स्टेशनरी है। वो ऐसा लगता है कि जैसे अर्थ एक ही जगह पर बना हुआ है और जितना जितना अर्थ घूमती है उतना उतना ही वो भी मूव करता है। तो यानी कि अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में हम देखें तो वो एक पर्टिकुलर प्लेस या एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर ही स्थित रहता है, तो उसको जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पर मतलब ऐसे सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं। ये एक ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट है जो लगभग 35,786 किलोमीटर है, मतलब टू बी एग्जैक्ट तो इतनी वैल्यू है बट वैसे अप्रॉक्सीमेट 36,000 किलोमीटर कहते हैं, अबव द अर्थ इक्वेटर। ठीक है, ये अर्थ के इक्वेटर के ऊपर 36,000 किलोमीटर या 35,786 किलोमीटर की हाइट पर होता है।
अब GSLV की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि ये सैटेलाइट्स को ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा डीप में लेके जा रहा है ना। जैसे हमने PSLV की बात की तो वो लो अर्थ ऑर्बिट्स तक लेके जा रहा है ना, 2000 किलोमीटर या उसके नीचे। अब GSLV जो है वो 36,000 किलोमीटर तक लेके जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि GSLV जो है वो ज़्यादा, उसकी कैपेसिटी या उसकी पावर जो है वो ज़्यादा होगी। इसीलिए इसमें क्रायोजेनिक इंजन्स का यूज़ किया जाता है, जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का यूज़ होता है, ताकि उसको ज़्यादा थ्रस्ट जो है वो मिल सके। अब GSLV Mark 2 जो है कैन कैरी सैटेलाइट्स वेइंग अप टू 2200 kg, ठीक है, 2200 किलो तक का ये सैटेलाइट कैरी कर सकता है। और Mark 3 की कैपेसिटी है कि वो 4000 किलोग्राम तक का सैटेलाइट कैरी कर सकता है। अगर आपको ध्यान हो, आपको याद हो, तो जो, चलो मैं सवाल पूछता हूँ आपसे कि चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया गया था, ठीक है, चंद्रयान 3 जो पिछले साल अगस्त के महीने में लॉन्च किया गया था, वो कौन से लॉन्च व्हीकल से लॉन्च हुआ था, ठीक है, एग्जैक्टली मुझे नंबर बताइएगा। मतलब जैसे PSLV है या GSLV है, तो GSLV Mark 2 Mark 3 क्या है, ठीक है, एग्जैक्टली मुझे बताइएगा कि किसके थ्रू जो है वो चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था, क्योंकि आपको ये पता भी होना चाहिए और वैसे भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और वैसे भी पता होना चाहिए। क्लियर है बात? चलिए, तो साइंस एंड टेक में आप इस टॉपिक को लेंगे। इसके बाद अगला आर्टिकल जो यहाँ पर नीचे दिया गया है हम वो देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि स्ट्रीट लाइट्स रनिंग ऑल नाइट मेक लीव्स इनएडिबल टू इंसेक्ट्स। यहाँ पर एक रिसर्चर्स ने स्टडी की है और उस स्टडी में ये बात सामने आई है कि जो भी स्ट्रीट लाइट्स वगैरह होती है, यानी कि सड़कों के किनारे जो लाइटें जली रहती हैं, जो रात भर लाइटें जली रहती हैं, उसकी वजह से जो लीव्स हैं, यानी कि जो पौधों के जो पत्ते हैं, वो क्या हो जा रहे हैं, दे आर बिकमिंग इनएडिबल टू इंसेक्ट्स। मतलब उनकी स्थिति ऐसी हो जा रही है कि फिर इंसेक्ट्स उनको खा नहीं पा रहे हैं। ऐसा स्टडी में सामने आया है, ठीक है। अब देखो, आर्टिफिशियल लाइट्स विच रन ऑल नाइट, ठीक है, ऐसी लाइट्स, आर्टिफिशियल लाइट्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द नेचुरल लाइट्स, आर्टिफिशियल लाइट्स जो रात भर जलती हैं, जैसे कि स्ट्रीट लाइट्स, ये लीव्स को इतना ज़्यादा टफ बना दे रही हैं कि जिसकी वजह से इंसेक्ट्स उनको नहीं खा पा रहे हैं, और इससे जो पूरी की पूरी अर्बन फूड चेन है उसके ऊपर कहीं ना कहीं खतरा आ रहा है। वो भी आपको आगे बताऊंगा मैं कैसे। तो यहाँ पर क्या किया गया, स्टडी कैरी आउट करने के लिए रिसर्चर्स ने दो कॉमन स्पीशीज़ जो स्ट्रीट ट्रीज़ की हैं बीजिंग में, उनके ऊपर फोकस किया गया। और वो दो स्पीशीज़ कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी प्रजाति हैं स्ट्रीट ट्रीज़ की, दैट इज़ जैपनीज़ पगोडा एंड ग्रीन एश ट्रीज़, ठीक है। साइंटिस्ट ने क्या किया कि 30 सैम्पलिंग साइट्स पकड़ी, मतलब जहाँ जहाँ पर सैंपल लिए जाएंगे, ऑन मेन रोड्स दैट आर यूजुअली लिट बाय स्ट्रीट्स ऑल नाइट। और वो ऐसी जगह थी जहाँ पर स्ट्रीट लाइट रात भर जली रहती थी। रिसर्चर्स ने उसके बाद क्या किया कि इल्यूमिनेसेंस को मेजर किया। इल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो आ रहा है, ठीक है। हर साइड पर उन्होंने ये चीज़ मेजर करी और उसके बाद 5500 के आसपास पत्ते जो हैं वो कलेक्ट किए, ये इवेल्युएट करने के लिए या इस बात की जांच करने के लिए कि लाइट का जो इम्पैक्ट है वो उन पत्तों के ऊपर क्या असर डाल रहा है। उन पत्तों का जो करेक्टरिस्टिक या ट्रेड्स है, जैसे कि पत्तों का साइज़ है, पत्तों की टफनेस है, पत्तों का जो वाटर कंटेंट है, उनमें जो लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट है, उनका जो केमिकल डिफेंस कंपाउंड्स है, उन सब के ऊपर उस लाइट का क्या असर पड़ रहा है, वो इन्होंने उसकी जांच करी, उसको इवेल्युएट किया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिखा है कि इफ़ द लीव्स वर लार्जर, अगर पत्ते जो हैं वो बड़े हैं तो इसका मतलब है इट वुड मीन दैट प्लांट्स डायरेक्टेड देयर रिसोर्सेज, यानी कि प्लांट्स के जो भी रिसोर्सेज हैं जैसे कि न्यूट्रिएंट्स, वाटर और एनर्जी, वो उसको डायरेक्ट कर रहे हैं फॉर ग्रोथ। इसीलिए प्लांट्स की जो लीव्स हैं वो कैसी हैं, बड़ी हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर लीव्स जो हैं वो टफर हैं, इफ़ द लीव्स वर टफर and contained high levels of chemical defense compounds like tannins, it would indicate that the resources were allocated for defense। लेकिन अगर लीव्स जो हैं वो टफर हैं और उनमें केमिकल डिफेंस कंपाउंड्स जैसे कि टेनिन्स अगर ज़्यादा पाया जा रहा है उन पत्तों में, तो इसका मतलब ये है कि जो प्लांट है
उसने अपने रिसोर्सेज अलोकेट किए हैं किस चीज़ के लिए, डिफेंस के लिए। क्योंकि देखो कोई भी पेड़ को जो खतरा है वो मेनली कहाँ से होना है, अगर पेड़ के ऊपर कोई अटैक होता है, कोई जानवर अटैक करता है, कोई इंसेक्ट्स अटैक करते हैं, तो सबसे पहले वो किस चीज़ के ऊपर अटैक करेंगे, सबसे पहले एक्सटर्नल अटैक कहाँ से होगा, पत्तों के ऊपर। तो अगर पत्ते के ऊपर जो ये केमिकल डिफेंस कंपाउंड्स है अगर वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि पेड़ जो है या जो पौधा है, जो प्लांट है, वो अपने रिसोर्सेज को एलोकेट किस चीज़ के लिए कर रहा है, डिफेंस मैकेनिज्म के लिए। ठीक है। अब रिसर्चर्स ने ये ऑब्जर्व किया कि दैट फॉर बोथ स्पीशीज ऑफ ट्रीज, ये जो जैपनीज पगोड़ा और जो ये ग्रीन एश ट्रीज थे, इन दोनों ही प्रजातियों के लिए द हायर द लेवल ऑफ इल्यूमिनेसेंस द टफर द लीव्स, कि जितनी ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी थी, जितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट थी, उतने ज़्यादा वो पत्ते क्या हो गए, टफ हो गए। टफर होने का मतलब वही है कि उनमें केमिकल डिफेंस कंपाउंड जो है वो ज़्यादा हो गए, और जितने ज़्यादा पत्ते टफ हो गए तो उतने ही कम एविडेंस मिले हैं कि इंसेक्ट्स उनको खा रहे हैं। यानी कि मोर इल्यूमिनेसेंस या मोर अमाउंट ऑफ लाइट, मोर टफर द लीव गेट्स, और द मोर टफर द लीव गेट्स द लेसर इंसेक्ट्स आर ईटिंग देम। ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पर यह भी नोट किया कि जो आर्टिफिशियल लाइट्स हैं दैट ऑल्टर्ड द लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड केमिकल डिफेंस कंपाउंड्स इन द लीव्स दैट वर एनालाइज्ड, कि उनमें जो न्यूट्रिएंट्स और केमिकल डिफेंस कंपाउंड्स का जो लेवल है उसमें भी कहीं ना कहीं कुछ बदलाव या परिवर्तन आया है। और इस स्टडी के अनुसार ये इकोसिस्टम के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। ठीक है। क्योंकि देखो लोअर लेवल्स ऑफ हर्बीवोरी, हर्बीवोरी का मतलब क्या हो गया कि जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं वो प्लांट्स के पत्ते वगैरह कम खा रहे हैं, तो इससे होगा क्या, दैट इम्प्लाई लोअर अबेंडेंस ऑफ हर्बीवोरस इंसेक्ट्स, यानी कि फिर इससे हर्बीवोरस इंसेक्ट जो है वो कम होने लगेंगे। हर्बीवोरस इंसेक्ट्स अगर कम होने लगेंगे तो उसकी वजह से फिर जो प्रीडेटरी इंसेक्ट्स हैं, यानी कि जो हर्बीवोरस इंसेक्ट्स को खाते थे, उनकी संख्या कम होने लगेगी। उनकी संख्या अगर कम होगी तो फिर जो ऐसी बर्ड्स हैं जो इंसेक्ट्स को खाती हैं, अब अगर इंसेक्ट्स ही नहीं है तो बर्ड्स क्या खाएंगी, तो इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स, इनकी संख्या कम हो जाएगी। ठीक है। तो ये सारी की सारी प्रोसेस इसी तरीके से चलती रहेगी, और इसीलिए कहा गया कि जो अर्बन फूड चेन है, जो अर्बन फूड चेन है उसके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इसकी वजह से। ठीक है। कि अगर रात भर स्ट्रीट लाइट जलाई जाती हैं और उसमें अगर कोई पेड़ पौधे उसके मतलब उनके ऊपर वो लाइट पड़ती है, तो उससे पत्ते जो हैं वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं, है ना, लीव्स जो हैं दे आर इन्फेक्टेड, और उनकी वजह से दे आर गेटिंग टफर, फिर इंसेक्ट्स उनको कम खा रहे हैं, और पूरी की पूरी जो फूड चेन है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। ठीक है। आई होप आप बात समझ गए। चलिए एक आर्टिकल और है नीचे जिसको हम लोग कवर करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली जो एक आर्टिकल यहाँ पर दिया गया है उसको मैं आज कवर नहीं करूँगा। ठीक है। हालांकि उस आर्टिकल में कोई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ वैसे है भी नहीं, बट फिर भी मैं ये वाला जो आर्टिकल है मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है। मैं इस आर्टिकल को कोशिश करूँगा कि कल कवर किया जाए, कल, क्योंकि वैसे भी संडे है, संडे को कुछ न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते तो है नहीं, आपको पता ही है ना। अगर कुछ वेबसाइट में हुआ वो अलॉन्ग विद दिस, और कोशिश करूँगा कि कुछ क्वेश्चंस भी लेके आऊँ, क्योंकि बहुत टाइम से क्वेश्चंस वगैरह भी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किए हैं। हालांकि लास्ट मंथ हम लोगों ने क्वेश्चंस डिस्कस नहीं किए, बट फिर भी मैंने जो पीडीएफ है, जो मंथली कंपाइल्ड पीडीएफ्स होती हैं, उसमें क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। मैंने आपको कल दिखाया भी था, और वही क्वेश्चंस अलॉन्ग विद देयर आंसर्स, है ना, आंसर कीज़ मैं टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर दूंगा। ठीक है। जुलाई मंथ के, उसको लेकर परेशान नहीं होना है। बट मैं कल सोच रहा हूँ, कल का मेरा ऐसा प्लान है, क्योंकि संडे को बहुत दिनों से हम लोगों ने क्लास ली भी नहीं है, और संडे को ऐसा हो रहा है कि न्यूज़पेपर में भी कुछ खास नहीं आ रहा है, वेबसाइट में भी कोई ऐसे आर्टिकल्स नहीं मिल रहे हैं। तो इस वाले आर्टिकल को मैं कल के लिए रखता हूँ अलॉन्ग विद, अगर कुछ वेबसाइट में मिला तो बेटर, नहीं मिला तो अलॉन्ग विद कुछ क्वेश्चंस। ठीक है। चलो फिलहाल हम लोग एक आर्टिकल जो है वो यहाँ पर नीचे डिस्कस करते हैं। ये आर्टिकल कह रहा है कि वाई स्कार्स रेनफॉल रेस्ट्रिक्टेड द पैसेज ऑफ शिप्स थ्रू पनामा कैनाल। ठीक है। देखो पनामा कैनाल में जो कम बारिश हो रही है उसकी वजह से जो शिप्स वहाँ से पास होते हैं उनका रास्ता क्यों रेस्ट्रिक्ट हो रहा है।
ठीक है, देखते हैं मतलब जो शिप वहाँ से पास हो रहे हैं उनकी संख्या में क्यों कमी आ रही है। ठीक है, इसको समझते हैं पूरा इशू, वैसे भी इम्पोर्टेंट है। मेरे को याद है मैंने एक बार ज्योग्राफी में, ठीक है, आई थिंक जो ह्यूमन ज्योग्राफी है, या ह्यूमन ज्योग्राफी में जो क्लास 12th में आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी है, उसमें मैंने ये चीज़ पढ़ाई थी, पूरा का पूरा ये सिस्टम समझाया था। ठीक है, वो यहाँ पर मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि पनामा कैनाल में जो पहला शिप पास किया था वो किया था 15 अगस्त 1914 को, 1914। और उसके लगभग 110 साल के बाद जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट शिपिंग लेन्स है इन द वर्ल्ड में, ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फेस कर रहा है फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, कि जलवायु परिवर्तन की वजह से इस शिपिंग लेन को, जो कि दुनिया का मैंने बताया कि सबसे बिजिएस्ट या वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट शिपिंग लेन है, इसके ऊपर अस्तित्व का खतरा आ गया है कि अगर क्लाइमेट चेंज की स्थिति ऐसे ही रही तो ये शिपिंग लेन फिर बहुत जल्द क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है, अब ये 82 किलोमीटर लंबी कैनाल है। कैनाल का मतलब आई होप आप समझते हैं, कैनाल सिंपल अगर शब्दों में कहा जाए तो कैनाल का मतलब होता है नहर। ठीक है, तो 82 किलोमीटर की ये कैनाल है एंड वन ऑफ हिस्ट्रीज ग्रेटेस्ट इंजीनियरिंग फीट्स, मतलब इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा ये अचीवमेंट है, कट्स थ्रू द इस्थमस ऑफ पनामा इन सेंट्रल अमेरिका। ठीक है, जो सेंट्रल अमेरिका है उसमें जो इस्थमस ऑफ पनामा है वहाँ से ये निकल के चलती है। और अमेरिका के ही दो जगहों की बात की गई है, जैसे कि एक अटलांटिक ओशन की साइड में जो न्यूयॉर्क है वो, और पैसिफिक ओशन की साइड में जो आपका सैन फ्रांसिस्को पड़ता है वो। इन दोनों के बीच की जो वोयाज, या आप कह सकते हैं कि जो थ्रू वाटर की जो जर्नी है, उसको ये 12,600 किलोमीटर कम करता है। ठीक है, ऐसा इन्होंने यहाँ पर लिखा है। अच्छा, एक काम करते हैं, थोड़ा थोड़ा जो ये जगह और जिस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है ना, इसको थोड़ा सा मैप में देखने की कोशिश भी करते हैं, तब ये थोड़ा सा बेटर समझ में आएगा, ऐसा मुझे लगता है ना। देखो, थोड़ा थोड़ा इसको मैप में भी देखते हैं, मैं तब आपको चीज़ें साथ में समझाते चलूँगा। देखो, ये आपका जनरली सेंट्रल अमेरिका का रीजन कहा जाता है ना, ये पूरा मतलब जिसमें कैरेबियन वगैरह भी आता है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा पनामा। ठीक है, ये बेसिकली पनामा एक कंट्री है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पनामा शहर जो आपको दिख रहा है, दैट इज़ पनामा सिटी, यहाँ पर से अगर मैं बताऊँ तो यहाँ से देखो, आपको अब शायद दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा मैं अगर और जूम इन करूँ, देखो यहाँ पर ये पनामा सिटी के पास आपको बीच में इस तरीके से ये ब्लू ब्लू सा एरिया दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है। तो यही जो ये ब्लू कलर की लाइन है पूरी की पूरी, इस तरीके से यहाँ पर बीच में एक लेक है। इस लेक का बहुत बड़ा महत्व है, वो मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ से यहाँ ये पूरा इस तरीके से, और यहाँ से फिर बाहर। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से बाहर। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से बाहर लेमॉन बे में, ये जो पूरा का पूरा रास्ता है, यही वो पनामा कैनाल है। ठीक है, यही वो पनामा कैनाल या पनामा नहर है। अब जो इसमें दो जगह बताई हैं कि जिनके बीच की ये दूरी को लगभग 12,600 किलोमीटर कम करता है, वो कौन कौन सी हैं? एक बताया है न्यूयॉर्क, जो कि अटलांटिक ओशन की तरफ है, और दूसरी जगह बताई है सैन फ्रांसिस्को, जो पैसिफिक ओशन की तरफ है। तो वो दोनों भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, ये आपको पता है कि नॉर्थ अमेरिका में ये जो है वो यूएसए है। इसमें अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये आपको न्यूयॉर्क दिखाई दे रहा है, आई होप दिख रहा है। ठीक है, ये तो अटलांटिक ओशन है, समझते हैं, लिखा हुआ भी दिख रहा है नॉर्थ अटलांटिक ओशन, दिख रहा है ना, दिस इज नॉर्थ अटलांटिक ओशन। ठीक है, यहाँ पर आपको न्यूयॉर्क दिख रहा है, आई होप आपको दिख पा रहा है न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क से लेकर ये सैन फ्रांसिस्को है, देखो यहाँ पर आपको सैन फ्रांसिस्को दिख रहा है। तो न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को के बीच की जो वोयाज है, वोयाज मतलब होता है जर्नी बाय
सी। तो इसको ये कम कर रहा है। अब इसमें वही है कि अगर ये रास्ता नहीं होता, मतलब जनरली ये लोग अभी क्या कर रहे हैं कि इस तरीके से कहीं से जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पनामा जो कैनाल है वहाँ के थ्रू होके ऐसे जा रहे हैं। अगर मान लो ये पनामा कैनाल नहीं होती, ठीक है, अगर ये पनामा कैनाल नहीं होती तो इनको कैसे जाना पड़ता फिर आप समझ सकते हो कि यहाँ पर कहीं पर न्यूयॉर्क है ना, यहाँ पर कहीं पर न्यूयॉर्क, यहाँ पर कहीं पर सैन फ्रांसिस्को, तो जाने के लिए फिर ऑप्शन बचता है ये वाला। फिर ये पूरा इस तरीके से साउथ अमेरिका को क्रॉस करके, है ना, फिर यहाँ से घूम के जाना पड़ता। तो अभी ये बेसिकली क्या कर रहे हैं कि इनको बीच का रास्ता मिल गया है, तो ये यहीं से निकल जा रहे हैं ऐसे। ठीक है, समझ गए बात? तो इसीलिए बताया गया है कि वो 12,600 किलोमीटर की जो जर्नी है, मतलब वो जर्नी इतने डिस्टेंस से कम हो रही है। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक समझ गए? अब देखो आगे समझते हैं। अब इसमें लिखा है कि एटलीस्ट 36 to 38 शिप्स पास थ्रू दिस कैनाल एवरी डे ऑन एन एवरेज। यानी कि इस नहर से, इस कैनाल से लगभग 36 से 38 शिप्स जो हैं वो डेली पास करते हैं। और पिछले साल हालांकि ये जो ट्रैफिक में कमी थी वो 22 शिप्स पर डे तक आ चुकी थी, है ना, और 160 शिप जो है वो दोनों तरफ, कैनाल के दोनों तरफ जो है वो फंसे हुए थे। इसके पीछे रीज़न ये था कि वहाँ पर उस समय सूखा पड़ा था, ठीक है, ड्राउट की स्थिति बनी थी। और उसके बाद जो ये गैटुन लेक है, ठीक है, ये गैटुन लेक का जो लेवल है वो भी काफ़ी कम हो गया था। ये एक ऐसा आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर या आर्टिफिशियल लेक है, ध्यान रखिएगा, इट इज़ एन आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर रिजर्वोयर दैट इज़ वाइटल टू द ऑपरेशन ऑफ द कैनाल सिस्टम। यहाँ पर जो वाटर लेवल है वो काफ़ी कम हो गया था। और ये गैटुन लेक की इंपॉर्टेंस अगर आप पनामा कैनाल के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये एक ऐसा आर्टिफिशियल फ्रेश वाटर रिजर्वोयर है जो इस पूरे के पूरे कैनाल सिस्टम के ऑपरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है। मतलब अगर ये नहीं है तो फिर ये जो पूरा का पूरा कैनाल सिस्टम है ये काम नहीं कर सकता। ठीक है, एक बार चलो गैटुन लेक भी देख लो। गैटुन लेक भी वहीं पर है। ठीक है, देखो यहाँ से हम पनामा कैनाल से चलने शुरू हुए तो ये जो पूरा का पूरा आपको बड़ी सी एक लेक दिख रही है यहाँ पर, ठीक है, ये वाली, ये पूरी की पूरी जो लेक आपको यहाँ पर दिख रही है, दिस इज़ योर गैटुन लेक। ठीक है, अब इसमें देखो आगे क्या लिखा है। तो गैटुन लेक में पानी कम हो गया था, उस वजह से शिप्स की संख्या यहाँ पर काफ़ी कम हो गई थी। अदरवाइज़ वैसे मैंने बताया कि नॉर्मली 35 to 36 शिप्स जो हैं वो यहाँ से ट्रैवल करते हैं हर दिन, एवरीडे की बात है वो। ठीक है, अब इसमें आगे क्या लिखा है देखो, जो आर्टिफिशियल, हाँ, अब इसके बाद ये लिखा है कि ट्रैफिक हैज़ सिंस बीन रिस्टोर्ड टू मोर देन 35 शिप्स अ डे। क्या हो रहा है यार ये? हम्म, मतलब अब सारा का सारा कोई ऐसा प्रॉपर, कोई ऐसा ना प्रॉपर ऐप नहीं मिल पा रहा है जिसके थ्रू ये पीडीएफ्स को सही से चलाया जा सके। सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। या तो फिर जैसे बीच में मैं वो इमेज कट करके कर रहा था वैसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए थे आप बात? अब इसके बाद यहाँ पर देखो आगे क्या लिखा है कि ट्रैफिक जो है वो तब से काफ़ी मतलब रिस्टोर हुआ है, लेकिन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये सिर्फ कुछ समय की राहत है। अगर क्लाइमेट चेंज इसी तरीके से होता रहा तो आने वाले समय में यहाँ पर ट्रैफिक कम हो जाएगा। अब लेकिन सबसे पहला सवाल ये है कि ये पनामा कैनाल काम कैसे करती है। यहाँ पर वाटर एलिवेटर्स हैं, ठीक है, ये जो कैनाल है ये दो लार्जर वाटर बॉडीज़, जो कि एक तरफ पैसिफिक ओशन एक तरफ अटलांटिक ओशन, उनके बीच में कोई सिंपल चैनल नहीं है। मतलब एक ऐसा कोई कैनाल जैसा नहीं है, जैसे जनरली हम लोग कैनाल को क्या समझते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह अगर वाटर ट्रांसफ़र करना है ना, तो उनको जोड़ दिया, पानी के अगर दो स्रोत हैं एक जगह से दूसरे के जोड़ दिया तो कैनाल बन गई, नहर बन गई।
लेकिन ये ऐसा नहीं है, ठीक है। ये हाईली इंजीनियर्ड सिस्टम है और सोफेस्टिकेटेड सिस्टम्स ऑफ लॉक्स और एलिवेटर्स का यूज़ करता है शिप्स को कैरी करने के लिए एक साइड से दूसरे साइड। अब ये सिस्टम इसलिए ज़रूरी है। अच्छा, अभी एक सवाल ये आता है कि ये लॉक्स और एलिवेटर्स का सिस्टम क्यों ज़रूरी है। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो कैनाल का सदर्न एंड है, यानी कि जो उसकी पैसिफिक साइड है, उसका लेवल थोड़ा सा अटलांटिक साइड की तरफ से ज़्यादा है। तो इसलिए जो भी शिप कैनाल में एंटर करता है नॉर्थ की तरफ से, अगर वो साउथ की तरफ से जाएगा पैसिफिक की तरफ से अटलांटिक की तरफ को, है ना, पैसिफिक से ये नीचे पैसिफिक, ऊपर अटलांटिक, पैसिफिक से अटलांटिक की तरफ को जाएगा तो वो जा सकता है, क्योंकि पैसिफिक का जो एलिवेशन है, या आप कह सकते हैं जो हाइट है, वो ज़्यादा है, यहाँ की हाइट कम है, तो यहाँ से यहाँ को तो जा सकता है क्योंकि ढलान पड़ेगी। लेकिन यहाँ से यहाँ की तरफ को नहीं आ सकता क्योंकि शिप में फिर चढ़ाई पड़ जाएगी, और वो भी काफ़ी ज़्यादा है। मैं भी आपको बताऊंगा, अराउंड 26 मीटर के आसपास का एलिवेशन चाहिए उसमें, यहाँ से यहाँ आने के लिए, ठीक है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, अटलांटिक टू पैसिफिक आने के लिए। तो इसलिए वो पूरा का पूरा जो लॉक्स और एलिवेटर्स का सिस्टम है उसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है, ठीक है। अब दिस मीन्स दैट अ शिप दैट एंटर्स द कैनाल फ्रॉम द नॉर्थ मस्ट गेन एलिवेशन ड्यूरिंग इट जर्नी। वही मैंने आपको बताया कि जो भी शिप जो है वो कैनाल में एंटर करता है नॉर्थ की तरफ से, उसको अपना जो एलिवेशन है वो अपनी हाइट जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। और ऐसा कैसे किया जाता है? यूजिंग अ लॉक सिस्टम विच लिफ्ट्स एंड ड्रॉप्स वेसल्स टू द रिक्वायर्ड सी लेवल एट ईच एंड ऑफ द कैनाल। और यही जो है वो काम लॉक सिस्टम्स के थ्रू किया जाता है, जो कि वेसल्स का यानी कि शिप्स का जो लेवल है, ठीक है, उसको बढ़ाता है या उसको कम करता है एट द रिक्वायर्ड सी लेवल। मतलब अगर आप नॉर्थ से साउथ की तरफ को जा रहे हैं तो वो लेवल को बढ़ाता जाएगा, ठीक है। आप पहले पैसिफिक अटलांटिक के लेवल पर हैं तो वो लेवल डाउन है, फिर धीमे धीमे वो उसको बढ़ाता जाएगा और आपको पैसिफिक के लेवल तक लेके आएगा, ताकि आप पैसिफिक से जो शिप है वो एग्जिट कर सके। और वहीं अगर पैसिफिक से अटलांटिक की तरफ को आ रहे हैं तो वो धीमे धीमे क्या करेगा, लेवल को कम करता जाएगा, ताकि आप हाई लेवल पर एंटर किए हैं पैसिफिक से और लो लेवल पर अटलांटिक से बाहर निकल जाएं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो लॉक सिस्टम है वो इस तरीके से काम करता है। अब द लॉक्स एक्ट एज वाटर एलिवेटर्स दैट आर फ्लडेड और ड्रेन्ड टू हेल्प शिप गेन और लूज द एलिवेशन रिस्पेक्टिवली। अब ये बेसिकली होता क्या है कि मतलब एक तरीके से अलग अलग उसके कंपार्टमेंट से बने हुए हैं, ठीक है। आप इसका यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देख लीजिएगा कि हाउ द पनामा कैनाल वर्क्स, तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पर यूट्यूब का वीडियो नहीं दिखा सकता, अदरवाइज़ हमारे वीडियो पर फिर कॉपीराइट आ जाता है। आप एक बार यूट्यूब वगैरह पे देख लीजिएगा कि हाउ पनामा कैनाल वर्क्स, ठीक है, या पनामा कैनाल का जो लॉक सिस्टम है वो कैसे काम करता है, आपको दिख जाएगा पूरा। वहाँ पर प्रैक्टिकल आपको दिखेगा कि किस तरीके से शिप आ रहा है, फिर वहाँ पर वो कंपार्टमेंट टाइप का है, उसको वो पूरा बंद कर रहे हैं, उसमें फिर वो वाटर का लेवल बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो शिप की थोड़ा सा हाइट बढ़ जा रही है, फिर वो शिप जो है वो आगे बढ़ रहा है, फिर उसकी हाइट बढ़ाई जा रही है, फिर उसमें आगे बढ़ रहा है, फिर पानी भर रहा है उसमें, फिर उसकी हाइट बढ़ रही है। तो ऐसे करते करते उसकी हाइट बढ़ाई जाती है। और सिमिलरली अगर हाइट कम करनी हो तो भी ऐसे ही किया जाता है कि पहले वो एक हायर चैम्बर में आया, वहाँ पर थोड़ा सा पानी का लेवल कम किया गया, पानी ड्रेन आउट किया गया, पानी का लेवल कम हुआ तो शिप की भी एलिवेशन कम हो गई। फिर वो आगे आया, फिर वो अगले चैम्बर में आया, वहाँ पर पानी फिर और ड्रेन आउट किया गया, फिर उसकी हाइट कम हो गई। इस तरीके से पूरा का पूरा काम करता है, ठीक है। इसमें कुल मिला के 3 सेट ऑफ लॉक्स हैं, कुल मिला के 12 लॉक्स हैं, जिसको इस आर्टिफिशियल लेक्स और चैनल्स के थ्रू यूज़ सर्विस किया जाता है। अब कैसे ये काम करता है सिस्टम, वो मैंने आपको वैसे बता ही दिया कि शिप जो है, अ शिप अप्रोचेज द फर्स्ट एंड लोएस्ट चैम्बर ऑफ अ लॉक विच लाइज एट द सी लेवल। तो सबसे पहले यही होता है कि जो शिप है वो फर्स्ट या फिर जो लोएस्ट चैम्बर है वहाँ पर पहुँचता है। अब उसके बाद गेट को ओपन किया जाता है ताकि शिप को उस चैम्बर के अंदर आने दिया जाए, और उसके बाद फिर गेट को बंद कर दिया जाता है। अब उसके बाद फर्स्ट और सेकंड चैम्बर के बीच का जो वॉल्व है उसको खोला जाता है, ठीक है, क्योंकि चैम्बर में वही है कि धीमे धीमे उसका लेवल बढ़ेगा, ठीक है, टू रेज द वाटर लेवल इन द फर्स्ट चैम्बर, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड चैम्बर के बीच का जो वॉल्व है उसको खोला जाएगा ताकि उनके बीच का जो वाटर लेवल है वो फर्स्ट चैम्बर में बढ़ जाए। इसके बाद एक बार दोनों का वाटर लेवल जो है वो बराबर हो गया तो फिर दोनों चैम्बर्स के बीच का गेट खोला जाएगा और जो शिप है वो अगले चैम्बर में जाएगा।
फिर इसी तरीके से सेकंड और थर्ड चैम्बर के बीच का जो वॉल्व है ना, पानी का जो वॉल्व है वो खोला जाएगा। फिर उन दोनों का वाटर लेवल बराबर किया जाएगा। जब वाटर लेवल बराबर हो गया फिर उन दोनों के बीच का गेट खोला जाएगा, फिर वो शिप आगे बढ़ेगा। तो इस तरीके से धीमे धीमे शिप को आगे बढ़ाया जाता है, उसका एलिवेशन राइज या फॉल कराया जाता है। ठीक है, अब ये प्रोसेस जो है वो तब तक रिपीट की जाती है एलिवेशन को गेन करने के लिए, और अपोजिट प्रोसेस यूज़ की जाती है वेसल को लोअर या एलिवेशन को कम करने के लिए। अब मैंने आपको यही बताया कि जो शिप्स एंटर कर रहे हैं अटलांटिक साइड से वो 26 मीटर के एलिवेशन गेन कर लेते हैं एट लेक गेटुन बिफोर लूजिंग सम एलिवेशन क्लोजर टू द पैसिफिक साइड, है ना, कि 26 मीटर तक की वो एलिवेशन गेन कर लेते हैं गेटुन लेक में, और थोड़ा सा एलिवेशन फिर बाद में कम होती है, लेकिन फिर भी अटलांटिक साइड जो है वो नीचे लेवल पर है, पैसिफिक साइड जो है वो ऊपर लेवल पर है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर जो कंसर्न है वो क्या बताया गया है कि मोस्ट ऑफ द वाटर नीडेड टू फैसिलिटेट द पैसेज ऑफ शिप्स थ्रू द सिस्टम ऑफ लॉक्स इज सप्लाइड फ्रॉम लेक गेटुन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब जितना भी ज़्यादातर पानी जो इस पूरे के पूरे लॉक सिस्टम को चलाने के लिए यूज़ किया जाता है वो पानी कहाँ से आता है, वो लेक गेटुन से आता है, और वो भी ग्रेविटी के फोर्स के थ्रू, कोई पंप वगैरह नहीं लगा हुआ है। ठीक है, अब एक न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार एक सिंगल शिप के पैसेज के लिए, यानी कि एक सिंगल शिप को इस कैनाल के थ्रू पास होने के लिए लगभग 200 मिलियन लीटर पानी लगता है ना, और हर दिन ये कैनाल जो है वो जितना पानी न्यूयॉर्क सिटी के 8 मिलियन यानी कि 80 लाख लोग यूज़ करते हैं उससे भी 2.5 गुना ज़्यादा पानी ये इस्तेमाल कर रहा है। ठीक, पिछले साल ये बताया गया है कि लेक गेटुन में बारिश कम हुई, उसकी वजह से कम शिप्स जो हैं वो यहाँ से हर दिन पास कर पाए, एंड मैनी दैट डिड मेक द पैसेज कुड डू सो ओनली आफ्टर कटिंग देयर कार्गो लोड। और कई सारे शिप्स ऐसे भी हैं जिनको अपना जो भी वो वज़न या कार्गो कैरी कर रहे थे उनको वो भी कम करना पड़ा, उसके बाद ही वो जा पाए। अब वाइल वाटर फ्रॉम द ओशियंस कैन बी यूज टू वर्क द सिस्टम ऑफ लॉक्स। अब देखो एक सवाल आपके मन में ये भी आएगा कि बीच में एक लेक है ना, दैट इज़ गेटुन लेक, आर्टिफिशियल लेक है, फ्रेश वाटर लेक है, लेकिन वो ध्यान रखना मीठे पानी का स्रोत, मीठे पानी का रिजर्वोयर है वो। ठीक है, मीठे पानी का फ्रेश वाटर। तो आपके मन में ये सवाल आएगा कि बीच में तो चलो वो ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि बारिश वगैरह कम हुई है तो पानी कम हो रहा है उस लेक में, तो आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि दो तरफ से तो समुद्र है, एक तरफ पैसिफिक ओशन एक तरफ अटलांटिक ओशन, वहाँ से पानी ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है ना, समुद्र से में तो पानी ही पानी है, वहाँ से लिया जा सकता है। अब लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या है, इससे प्रॉब्लम ये है कि एक तो लेक गेटुन की सैलिनिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि लेक गेटुन मैंने आपको बताया कि फ्रेश वाटर लेक है, और ऑब्वियस सी बात है कि अगर ओशियन से आप पानी लोगे, चाहे पैसिफिक से लो चाहे अटलांटिक से लो, ओशन के पानी में तो सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा होगी, सैलिनिटी ज़्यादा होगी, तो सैलिनिटी बढ़ जाएगी। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो लेक है ये लगभग आधे पनामा की जो 4.4 मिलियन या लगभग 45 लाख की आबादी है उसके लिए पीने के पानी का स्रोत भी है। तो अगर उस पानी में आपने खारा पानी मिला दिया, मीठे पानी में खारा पानी मिला दिया, तो फिर वो लोग कैसे पियेंगे, तो ये भी एक कंसर्न है। ठीक है, अब इस साल जो है वो बारिश थोड़ा सा बेटर हुई है, तो इस वजह से सिचुएशंस थोड़ा सा सुधरे हैं, ये भी यहाँ पर बताया गया है। अब लेकिन इसमें ये कहा गया है कि ये जो पूरा का पूरा खतरा है ये कहाँ से पैदा हुआ है, ये खतरा पैदा भी हुआ है और बढ़ भी रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, है ना। हालांकि एक्सट्रीम रेनफॉल डेफिसिट्स, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो बारिश में कमी है उसके बारे में कभी पनामा में सुना नहीं गया हो, पहले भी ऐसा हुआ है कि रेनफॉल डेफिसिट्स वहाँ पर रहे हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल के सालों में इस तरीके के जो इंसिडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होते जा रहे हैं, और आने वाले समय में और ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर बारिश वगैरह, मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर बारिश वगैरह नहीं होगी तो फिर ये चीज़ें तो बढ़ ही सकती हैं। ठीक है, अब इसको लेकर देखो एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, इसका एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश भी की गई है। पनामा कैनाल अथॉरिटीज़ ने ये प्रपोज किया है कि एक सेकंड सोर्स ऑफ वाटर जो है वो क्रिएट करते हैं इस कैनाल के लिए, और कैसे करते हैं, रियो इंडियो रिवर, उसमें एक डैम बना के। ठीक है, ये रिवर भी मैं आपको दिखाता हूँ वैसे, हालांकि बहुत ज़्यादा क्लैरिटी से तो नहीं दिखेगी। ये जो गेटुन लेक है इसके पास अगर आप यहाँ पर देखेंगे
ठीक है, ये जो आपको रिवर दिख रही है, ये पतली सी रिवर दिख रही है ये, ठीक है, यही है, देखो रियो इंडियो दिख रहा है नाम, रियो इंडियो। तो ये रिवर के ऊपर ये डैम बनाने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये रिवर है लगभग, कहाँ गया वो, इतनी छोटी है कि दिख भी नहीं रही है ना, ये है देखो, ये वाली ये दिख रही है, ये ब्लू कलर की लाइन, यही है वो रिवर। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि इस रिवर के ऊपर डैम बनाया जाए, है ना। और पिछले महीने पनामा का जो सुप्रीम कोर्ट है, पहले वहाँ पर एक ऐसा लॉ हुआ करता था कि ये रिवर को अनटचेबल बताया गया था, मतलब इस रिवर के साथ आप कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते थे। लेकिन पनामा के सुप्रीम कोर्ट ने इस लॉ को खारिज कर दिया। तो इसकी वजह से वहाँ पर 1.6 बिलियन की लागत से, 1.6 बिलियन डॉलर की लागत से एक डैम बन सकता है, ठीक है। और ये आने वाले अगले 50 सालों के लिए इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकता है। लेकिन अब इस डैम का जो रिजर्वॉयर होगा, क्योंकि डैम का भी रिजर्वॉयर होगा, तो डैम के रिजर्वॉयर से क्या होगा कि लगभग 2000 जो वहाँ के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं आसपास के, वो यहाँ पर उनके जो घर हैं वो उस रिजर्वॉयर में डूब जाएंगे। तो ये भी एक कंसर्न है कि उन लोगों को वहाँ से रीलोकेट करना या विस्थापित करना, ये भी एक चैलेंज है, ठीक है। बाकी आई होप पूरा का पूरा ये पनामा कैनाल का सिस्टम कैसे काम करता है, और क्लाइमेट चेंज की वजह से, या आप कह सकते हैं कि ये स्कार्स रेनफॉल या डेफिसिट रेनफॉल की वजह से कैसे यहाँ का जो पैसेज ऑफ शिप्स है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। हालांकि इस साल ठीक हुआ है, बट आने वाले समय में वही है कि क्लाइमेट चेंज होगा, है ना। अगर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बढ़े, खासकर ड्राउट वगैरह अगर पड़ा या रेनफॉल कम हुई, तो आने वाले समय में ये समस्याएं फिर से आ सकती हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यही वाले आर्टिकल्स थे जो हमें डिस्कस करने थे। वो वाला आर्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ कि कल उसको एक बार देख लेंगे, ठीक है। हालांकि उसमें कोई बहुत खास बात नहीं है, ये भी मैं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी कल देख लेंगे, ठीक है। चलो, इसके बाद हम लोग, मतलब आज का तो सेशन फिर हो गया। तो जाने से पहले मैं आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को यूट्यूब पर देख रहे हैं और जिनको भी ये सेशन से हेल्प मिल रही है, मेरी आप लोगों से बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस QR कोड और UPI ID का इस्तेमाल करके जितना भी आप लोगों से कंट्रीब्यूशन हो सकता है डेफिनेटली करें, क्योंकि इसका फ़ायदा आप लोगों को ही मिलेगा कि आप लोग मतलब ये सेशंस वगैरह जो है वो यूट्यूब पर इसी तरीके से लंबे समय तक चल पाएंगे। और आप लोगों का ही साथ और आप लोगों के ही सहारे के भरोसे ये चीज़ें चल रही हैं। अगर आप लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन देना बंद किया तो फिर ये सेशंस आगे यूट्यूब पर नहीं चल पाएंगे, ठीक है। और आईना सीरीज़ की जो मंथली कंपाइल्ड PDFs है, जो लोग ये परचेज़ करना चाहते हैं उनके लिए ये सारे ऑप्शन है। और जुलाई मंथ की PDFs भी लॉन्च हो चुकी है एट लेस देन ₹2 पर डे। सिर्फ 59 रुपीज़ में आपको पूरी की पूरी जो मंथली कंपाइल्ड PDF है वो मिल रही है। मैंने कल के सेशन में आपको वो दिखाई भी थी। और बाकी अगर आप अगले साल के मेंस एग्ज़ाम के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो 16 महीने की PDF आपको 12 महीने के रेट्स पे सिर्फ 680 रुपीज़ में, सिर्फ 680 रुपये में मिल रही है। अगर आप अगले साल के प्रीलिम्स एग्ज़ाम के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो 12 महीने की PDF आपको 9 महीने के प्राइस पे मिल रही है ओनली एट 510 रुपीज़। 8 महीने की PDF 6 महीने के प्राइस पर मिल रही है और ओनली 345 रुपीज़। और 4 महीने की PDF 3 महीने के रेट्स पर मिल रही है ओनली एट 175 रुपीज़। और मंथली तो मैंने आपको बता ही दिया, जून की भी है, जुलाई की भी है, जो भी आप लेना चाहें ओनली एट 59 रुपीज़ पर आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, और हमारा प्ले स्टोर से ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। और किसी भी वीडियो कोर्स में अगर आपने हमारा एनरोल किया हुआ है तो आप ऐप के थ्रू उन वीडियोस को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। ये भी एक फैसिलिटी जो है वो ऐप पर अवेलेबल है। बाकी हमारा आईना सीरीज़ के जो मंथली कोर्सेज़ हैं, इनमें भी अगर आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं फुल कोर्सेज़ में। मंथली और 3 मंथ 6 मंथ्स के इस तरीके से कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। और लास्ट ईयर के कोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं, अगर इनमें भी आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं। और लास्ट ईयर के लिए हमारे पास एक मंथली कंपाइलेशन PDFs भी हैं, जो 1 साल का जुलाई 2023 से लेकर जून 2024 तक का हम आपको दे रहे हैं ओनली एट 499 रुपीज़। अगर आप इसमें भी एनरोल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सारे के सारे जो ये कोर्सेज़ और PDF नोट्स हैं, ये आपको हमारे ऐप और वेबसाइट में लिस्टेड मिल जाएंगे। अगर कहीं कोई भी लिंक ढूंढने में या आपको मिलने में तकलीफ़ होती है तो यहाँ पर जो ये WhatsApp नंबर दिया गया है 9150449990, इस पर आप संपर्क कर लें। इसके थ्रू आप जो है वो हम आपको लिंक्स प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो जाने से पहले मेरी आप लोगों से एक बार फिर से हाथ जोड़ के विनती, गुजारिश, सिंसियर रिक्वेस्ट
कि प्लीज़ जितना भी आप लोगों से हो सकता है कंट्रीब्यूट ज़रूर करें। अगर आप लोगों को यूट्यूब पर ये सेशंस हेल्पफुल लग रहे हैं तो ठीक है, और मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि उस कंट्रीब्यूशन से ही ये चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी। तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं वो कमेंट करें, कोई सवाल आपसे पूछा जाए तो उसका जवाब भी कमेंट्स में ज़रूर दें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी करवाएं, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके, और साथ ही साथ अपना प्यार, अपना सहयोग, अपना कंट्रीब्यूशन हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स के लिए आप करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम में, या इस QR कोड को स्कैन भी कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।